हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम आपके लिए 4th क्लास की ईवीएस की बुक्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आए हैं। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक्स से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी पीडीएफ्स वहीं पर मिलती हैं, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम वहीं पर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, तो हम उन सब चीज़ों को आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम में। असम में बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो फोटो है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बैम्बू ब्रिज के ऊपर चढ़ते हुए ये सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग कामकाज के लिए जाते हैं वो भी इसी तरीके से जाते आते हैं। ठीक है, तो बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? असम में होता है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये हमेशा मैचिंग में आएगा, तो आपको इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि बैम्बू ब्रिजेस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो असम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है लद्दाख में। लद्दाख में ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली क्या होती है? देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें ट्रॉली बनी हुई है। इसमें एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए हम ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लद्दाख जो है वो एक पहाड़ी इलाका भी है, साथ ही साथ वहाँ पर नदियाँ भी हैं और बर्फीला क्षेत्र भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। इसके अलावा केरल की अगर हम बात करें तो केरल में वल्लम नाम की स्मॉल बोट का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में एक छोटी बोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर से दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, राजस्थान में अगर हम बात करें तो कैमल कार्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। तो कैमल कार्ट का प्रयोग कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्लेन एरियाज़ में, जो कि हमारे यहाँ का नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ी जिसे हम कहते हैं, या फिर भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये जुगाड़ गाड़ी है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जुगाड़ गाड़ी किस तरीके से बनाई जाती है? इसमें क्या होता है, जनरेटर की मदद से हम क्या करते हैं, चार पहियों को उसी में जोड़ लेते हैं, जनरेटर की मदद से वो चलाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं जुगाड़ गाड़ी। तो ये कहाँ पर चलाई जाती है? ये गुजरात में काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा नॉर्दर्न हिल्स में, जो उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर चलते हुए स्कूल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में रॉकी पाथ्स होते हैं, क्योंकि जो पथरीला इलाका है उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ बने हुए हैं, पर्वत हैं, तो लोग वहाँ पर क्या जाते हैं, रॉकी माउंटेन्स, पर्वतों पर क्या हुए, चलते हुए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, हमने वो सारे देख लिए। असम में बैम्बू ब्रिज, लद्दाख में ट्रॉली, वल्लम बोट का जो इस्तेमाल होता है वो केरल में होता है, कैमल कार्ट का इस्तेमाल राजस्थान में होता है, बुलक कार्ट का इस्तेमाल प्लेन एरियाज़ में होता है, जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल गुजरात में होता है। इसके अलावा लोग बर्फ़ पर चलते हैं कहाँ पर? नॉर्दर्न हिल्स में, और रॉकी पाथ्स पर चलते हैं उत्तराखंड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स, इट हैज़ टिनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जो बर्ड्स होती हैं उनके कान नहीं होते हैं। आपने किसी चिड़िया के कान देखे हैं? तो आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि चिड़िया के कान नहीं होते हैं। उनके क्या होता है, आँख के पीछे की साइड में दो छोटे छोटे होल होते हैं जिनसे उन्हें सारी चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। जैसे अगर इंसान की बात करें तो अगर हमारे कानों को हटा दिया जाए तो हमारे अंदर भी होल्स दिखाई पड़ेंगे, तो उसी तरीके के होल्स चिड़िया में भी देखने को मिलते हैं। लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल ऑल्सो हैव ईयर्स लाइक दिस। ठीक है, जो छिपकली होती है और मगरमच्छ होता है उनके भी कान इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो छिपकली दी हुई है इसके कान नहीं है, लेकिन क्या है, एक होल बना हुआ है जो कान की तरह काम करता है। ठीक है, तो बर्ड्स हो गई, लिजार्ड हो गई और क्रोकोडाइल हो गए, इनके कान नहीं होते हैं, यानी कि आउटर एयर नहीं होते हैं।
ठीक है। जो मनुष्य के होते हैं या चूहे के होते हैं, बिल्ली के होते हैं, तो आउटर एयर्स नहीं होते हैं। इन सब के क्या होता है, एक होल होता है जिससे इन्हें सुनाई पड़ता है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर्स ऑन देयर स्किन। जो आपने जानवर देखे होंगे उनके ऊपर जो डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं वो किस तरीके के बने होते हैं, हम उन पर बात करते हैं। जैसे आपने जेब्रा देखा होगा, तो जेब्रा पर ब्लैक एंड वाइट लाइंस बनी होती हैं, तो ये जो लाइन होती हैं ये उसके हेयर का कलर होता है, ठीक है, ना कि उसकी स्किन का कलर। जब भी उसके हेयर झड़ जाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन निकल आती है। कोई भी जानवर होता है तो उसकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के कलर की वजह से ही उनके ऊपर हमें डिज़ाइन देखने को मिलती है। चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, ठीक है, चाहे वो जैगुआर हो, कोई भी जानवर हो, उसके ऊपर अगर हमें कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है यानी वो किसकी वजह से है, उसके बालों की वजह से है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि जो एनिमल्स में हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं हेयर की वजह से। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एनिमल्स विद आउटर ईयर्स एंड हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं और बाल होते हैं जिनके शरीर में, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान भी क्या है, एक जानवर है, और इंसान के बाहरी कान भी होते हैं और उसकी बॉडी पर हेयर्स भी होते हैं, तो वो क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है। वैसे ही अगर हम बात करें चूहे की, बिल्ली की, कुत्ते की, तो ये सब भी क्या होते हैं, इन सब के कान होते हैं यानी कि आउटर ईयर्स होते हैं, साथ ही साथ इनकी बॉडी पर हेयर भी होते हैं, बाल भी होते हैं और बाहरी कान भी होते हैं, और ये सभी क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते हैं, अपनी ही तरह एक नई जनरेशन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर्स ऑन द बॉडी, दीज एनिमल ले एग्स। तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहरी नहीं होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चिड़िया की, तो इसके कान बाहर नहीं होते, छिपकली की, इसके कान बाहर नहीं होते, और आपने इन दोनों को क्या देखा होगा, अंडे देते हुए देखा होगा। आपने छिपकली के भी अंडे देखे होंगे और आपने चिड़िया के भी अंडे देखे होंगे। ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे जानवर जिनके आउटर ईयर्स नहीं होते हैं और उनकी बॉडी पर भी हेयर नहीं होते, बाल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जानवर अंडे देते हैं। लेकिन ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान होते हैं और बॉडी पर हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एलिफेंट्स को लेकर के, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। जो हाथी होता है, जो वयस्क हाथी होता है, वो एक दिन में 100 kg तक पत्तियां और क्या होता है, तने खा लेता है। ठीक, ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पिछली बार ये क्वेश्चन जब आया था तो ये सारे पॉइंट्स जो एलिफेंट को लेकर के हैं, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने ABCD करके दिए हुए थे और उसके बाद उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे ध्यान रखना है कि जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 kg तक लीव्स खाता है एक दिन में। ठीक है। इसके अलावा एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली 2 to 4 hours a day। ठीक है। जो हाथी होता है वो हमारा कितनी देर सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं डेटा के साथ में, यानी कि वो कितनी पत्तियां खाता है, तो 100 किलो पत्तियां खाता है एक वयस्क हाथी। इसके अलावा वो कितनी देर सोता है, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो हमारे हाथी होते हैं वो मिट्टी वाले पानी में खेलना पसंद करते हैं, यानी कि मटमैले पानी में खेलना पसंद करते हैं। मड कीप्स देयर स्किन कूल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी जब पानी के साथ मिलकर उनके शरीर में लगती है तो उनकी बॉडी को ठंडा करती है, इसलिए जो हाथी होते हैं वो मडी वाटर में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिग ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखों का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हाथी होते हैं वो अपने कानों को बहुत तेज़ी से हिलाते हैं गर्मियों में, तो इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में ठंडक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। उनके जो कान होते हैं वो पंखों का काम भी करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अ 3 month बेबी एलिफेंट वेट 200 kgs। एक 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, 200 kg होता है। 2 पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं एग्जाम में वो ये हैं कि एक वयस्क हाथी कितने किलो पत्तियां खाता है, तो आपको याद रखना है 100 किलो पत्तियां खाता है। और एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो ये होता है हमारा 200 kg। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे करके दे दिए जाते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से इसे करना है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एलिफेंट्स हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। जो हाथियों के झुंड होते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मादाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि मादा हाथी होते हैं और उसमें छोटे छोटे हाथी के बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ हर्ड। हाथियों का जो झुंड होता है उसकी जो लीडर होती है वो सबसे वृद्ध मादा हाथी होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ हर्ड हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 मादा हाथी होती हैं, साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उनके वो साथ में रहते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो नर हाथी होता है वो केवल 14-15 सालों तक अपने इस झुंड में रहता है और जैसे ही वो 14-15 साल का होता है वो झुंड छोड़ करके चला जाता है, या फिर अगर जो हाथी छोड़कर नहीं जाता है उसे मादा हाथी क्या करती है, भगा देती है मार करके, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो मेल एलिफेंट होते हैं वो झुंड को 14-15 साल में छोड़ देते हैं। ये एलिफेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा एलिफेंट हेल्प्स ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, ठीक है। जो एलिफेंट्स होते हैं यानी कि जो हाथी होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी वो क्या होते हैं, परेशानी में या मुसीबत में होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि एलिफेंट्स की जो आवाज़ होती है वो कई किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है, इसलिए जब एक हाथी चिंघाड़ता है तो दूसरा हाथी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इग्रेट इज़ द बर्ड राइड्स ऑन बफेलो। ये जो इग्रेट है ये क्या होती है, ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये इग्रेट नाम की चिड़िया होती है। ये क्या करती है, ये जो भैंस होती हैं, गाय होती हैं, ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी पीठ पर ये बैठी रहती है और ये करती क्या है, जानवर होते हैं उनकी पीठ पर जो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ये उनको खाती है। साथ में जैसे ही जब ये भैंस गाय आगे चलती हैं तो इनके चलने से क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े जो ज़मीन में होते हैं वो उड़ते हैं तो ये उन्हें भी खा लेती है, ठीक है। तो इसका भोजन कहाँ से इसे मिल रहा है, इसके पीठ पे बैठने से इसे अपना भोजन भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी चिड़िया है जो बफेलो की पीठ पर राइड करती है, तो इसका नाम हमें याद रखना है इग्रेट बर्ड होती है जो बफेलो की पीठ पर राइड करती है या बफेलो की पीठ पर बैठी हुई रहती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा खेजड़ी को लेकर के। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान, ठीक। सबसे पहली बात अगर हम करें तो खेजड़ी विलेज कहाँ पर है, जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर में एक विलेज है जिसका नाम क्या है, खेजड़ी नाम है। विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजड़ी ट्रीज। तो जो विलेज है, जो गांव है, इसका नाम खेजड़ी गांव क्यों पड़ा, क्योंकि इस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खेजड़ी गांव ही इसका नाम रख दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज इज़ कॉल्ड विश्नोई। लेकिन खेजड़ी गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन है, बिश्नोई हैं, ठीक है। हमें ये बात याद रखनी है, गांव का नाम क्या है, खेजड़ी, पेड़ का नाम क्या है, खेजड़ी, लेकिन वहाँ रहने वालों का नाम क्या है, विश्नोई। वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, वो विश्नोई कम्युनिटी से आते हैं, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कहाँ पाया जा रहा है, राजस्थान में, और राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है। तो रेगिस्तान में अगर ये पाया जा रहा है तो इस पौधे को पानी की कम आवश्यकता होती है, इसी से हमें ये पता चलता है। तो खेजड़ी जो ट्री है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो डेजर्ट एरियाज़ में पाया जाता है और इसको पानी की आवश्यकता कम से कम होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बार्क ऑफ खेजड़ी ट्री इज़ यूज्ड एज मेडिसिन। जो खेजड़ी ट्री की छाल होती है उसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, ये मेडिसिन के तौर पर काम करती है। इंडिया और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी किसी की पत्तियां, किसी की जड़ें, किसी की छाल का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो हमें याद रखना है जो खेजड़ी ट्री है उसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है किस में, मेडिसिन में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पीपल कुक्स एंड ईट इट्स फ्रूट। जो खेजड़ी ट्री है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बीन्स निकलते हैं, इनका इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, खाने में करते हैं। इनसे क्या बनाते हैं लोग, एक डिश बनाते हैं, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इट्स वुड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। जो इसकी लकड़ी है उस पर कीड़े नहीं लगते हैं। खेजड़ी पेड़ की ये विशेषता है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बोछा विलेज को लेकर के। ठीक है, बोछा विलेज कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गांव है जिसका नाम क्या है? बोछा विलेज। ठीक है, बोछा विलेज के बारे में हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि बोछा विलेज कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेल्स ऑफ ऑर्डनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल्स। गर्ल स्टार क्या है? गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स के बारे में बताता है, ऐसी कहानियों के बारे में बताता है जो सुनने में हमें बहुत ही अचंभित करने वाली होती हैं, और वो भी ऐसी लड़कियों की कहानी जो बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं, जो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आती हैं। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को बदलाव कर दिया स्कूल जा कर के। ठीक है, उनके जीवन में बदलाव कैसे आया? स्कूल जा कर के। तो ऐसी ही लड़कियों की कहानी हम किसके अंतर्गत देखते हैं? गर्ल स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009 आया है, इसमें हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, वो भी कितने साल से कितने साल के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था उसमें हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, वो भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा हनी बीज ले देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने अंडे कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपने अंडे देती हैं, और यही एक अच्छा समय होता है किसके लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन कब करना अच्छा होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमें मधुमक्खियां अंडे देती हैं, और इसी समय में हमें मधुमक्खी पालनी चाहिए। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लीची। लीची ट्री कम्स टू फ्लावर इन फेब्रवरी। ठीक है, जो लीची है, लीची का पौधा जो होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें फ्लावर आना कब शुरू होते हैं? फरवरी में। ठीक है, तो फरवरी के महीने में इसमें फ्लावर आना शुरू होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बी हाइव हैव। जो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कौन कौन होता है? 1 क्वीन बी, एक रानी मधुमक्खी होती है, फ्यू मेल्स, कुछ मेल्स होते हैं, और अगला होता है हमारा मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली, एक रानी मधुमक्खी होती है, दूसरा कुछ मेल्स होते हैं, और बाकी जो ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं? लेबर या वर्कर्स होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विथ नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाई विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज़। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो मधुमक्खी होती है, जब वो कोई ऐसा फूल ढूंढ लेती है जिसमें शहद होता है या जिसमें रस होता है, तो वो क्या करती है? एक अलग तरीके का डांस करती है, एक स्पेशल डांस करती है, जिससे बाकी की मधुमक्खियाँ देख करके समझ जाती हैं कि इसको क्या मिल गया है? इसको फ्लावर मिल गया है जिसमें रस है। ठीक है, तो वो नाचती है, बहुत ही मतलब स्पेशल काइंड ऑफ डांस होता है ये। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। जो चींटियाँ होती हैं वो भी मधुमक्खी की तरह ही रहती हैं। क्वीन होती है इसमें, आंट सोल्जर होती है, एंड वर्कर आंट होती है। ठीक है, यानी कि जैसे हम बी हाइव मधुमक्खी के छत्ते को जब देख रहे थे तो उसमें भी 3 लोग थे, और आंट वाले में भी हमें 3 लोग देखने को मिलते हैं। एक क्वीन आंट होती है, एक सोल्जर आंट होती है, और एक वर्कर आंट होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ भी देखने को मिलती हैं, और ऐसी ही 3 चीज़ें हमें बी हाइव में यानी मधुमक्खी के छत्ते में भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बीज यानी मधुमक्खी, आंट यानी कि चींटियाँ, टर्माइट यानी कि दीमक, एंड वेस्प। वेस्प क्या होता है? एक छोटा सा कीड़ा होता है। ये भी जो होते हैं, ये चारों जो होते हैं, ये सोशल एनिमल होते हैं, यानी सामाजिक प्राणी होते हैं। अब ये सामाजिक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं। ये कभी भी अकेले आपको घूमते हुए नहीं मिल जाएंगे, हमेशा झुंड में मिलती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ मिलेंगी, हमेशा आपको झुंड में मिलेंगी। जो एक आधी भटक जाती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमेशा ग्रुप्स में रहती हैं। इसीलिए बीज को यानी कि मधुमक्खियों को, चींटियों को, दीमक को और वेस्प को, इनको क्या कहा जाता है? सोशल एनिमल कहा जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा
गांधीग्राम इज इन कच्छ गुजरात। गांधीग्राम कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, गुजरात में एक जगह पड़ती है कच्छ और कच्छ में एक जगह पड़ती है गांधीग्राम। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में गांधीग्राम नाम की एक जगह पड़ती है। वलसाड कहाँ पर है? वलसाड भी गुजरात में है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई ईटन इन गुजरात। चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस यानी कि नींबू वाले चावल और मिठाई कहाँ पर खाई जाती है? गुजरात में। ढोकला नॉर्थ इंडिया में भी अब बहुत अच्छे से खाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई कहाँ पर खाई जाती है? गुजरात में खाई जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? तो ये भी केरला में पड़ता है। ठीक है, मडगांव, मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब जब भी मैप का क्वेश्चन आता है ईवीएस में, तो वो इन्हीं सारी जगहों से ही पॉइंट उठा करके क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने इसीलिए इसमें इंक्लूड की हुई हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे ही आप जगह का नाम सुने तो आपको ये तो याद आ ही जाए कि ये किस राज्य में पड़ता है। जब आपको राज्य याद आ जाएगा तो उसके बाद आपको पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए जो भी जगह इसमें बताई गई हैं उनको ज़रूर से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, फ्रॉम गोवा टू केरला। गोवा से जब हम केरला की तरफ जाते हैं तो टोटल 2000 ब्रिजेस पड़ते हैं और 92 टनल्स। ठीक है, तो 2000 पुल पड़ते हैं और 92 क्या पड़ती हैं? टनल्स पड़ती हैं जब हम गोवा से केरला की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियम्मा इन मलयालम। मलयालम भाषा में जो माता की बड़ी बहन होती हैं, यानी मान लीजिए आपकी मम्मी है और मम्मी की कोई बड़ी बहन है, तो आपकी वो कौन हुई? मौसी हुई। लेकिन जो बड़ी मौसी होती हैं हमारी, उनको क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मम्मी की, जो हमारी मम्मी है, उनकी जो बड़ी बहन होगी उनको मलयालम में क्या कहेंगे? वलियम्मा कहेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मदर्स मदर, यानी कि मम्मी की मम्मी को, यानी कि हमारी नानी को क्या कहा जाता है? अम्मू अम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्मू अम्मा। ठीक, अम्मू अम्मा कहा जाता है मलयालम में किसको? नानी को। और मलयालम में ही वलियम्मा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मम्मी की बड़ी बहन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, एज इट इज़ आएंगे, जब भी आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अ टिकट कंटेन्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टिकट में क्या क्या होता है पहले हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, टिकट में ट्रेन नंबर होता है, हमें किस ट्रेन से जाना है उस ट्रेन का नंबर उसमें दिया जाता है। अगला होता है हमारा, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। हमारी कब से जर्नी स्टार्ट हो रही है उसका डेट उसमें मेंशन होती है। कोच एंड बर्थ नंबर, हमें कौन सी कोच अलॉट की गई है और किस बर्थ पे हमें बैठना है वो उसमें लिखा हुआ होता है। द फेयर, कॉस्ट कितनी होने वाली है जहाँ से हम जहाँ तक जा रहे हैं। मान लीजिए आप कानपुर से इलाहाबाद तक अगर जा रहे हैं तो जितनी दूरी है उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी वो इसमें मेंशन होती है। साथ ही साथ उसकी डिस्टेंस कितनी है वो भी इसमें मेंशन होती है। ठीक है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है पीएनआर नंबर। इसमें पीएनआर नंबर भी मेंशन होता है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि पीएनआर होता क्या है। ठीक है, तो पीएनआर का जब फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, लेकिन जब लिखा होता है पीएनआर नंबर तो पीएनआर नंबर जो होता है हमारा वो नंबर्स में मेंशन किया जाता है। ठीक है, जब भी पीएनआर नंबर लिखा रहेगा तो हमेशा नंबर ही लिखे होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीएनआर का जब भी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो पीएनआर नंबर होता है वो 10 डिजिट्स का होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पीएनआर नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? वो 10 डिजिट का होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कबड्डी। कबड्डी इज कॉल्ड चेदू गुद्दू, हुत्तुत्तू, छू कितकित्ता, हा दूदू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कबड्डी को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? चेदू गुद्दू, चेदू गुद्दू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हुत्तुत्तू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा छू कितकित के नाम से जाना जाता है और हा दूदू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आपको सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन
ये क्या होता है, रीजनल गेम्स होते हैं, छोटी छोटी जगहों पर अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी बच्चों में क्या होता है कि भेदभाव उत्पन्न किया जाता है। कैसे? जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पर और क्लास के बेसिस पे बच्चे इसे एक्सपीरियंस भी करते हैं और बच्चों को ये सिखाया भी जाता है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें, आप जहाँ भी जाएं बच्चों में हमेशा जेंडर न्यूट्रलिटी रखें। ठीक है, साथ ही साथ उनको कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना करें, क्लास के बेस पर डिस्क्रिमिनेट ना करें। ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं, उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी को लेकर के। ये कौन है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, जब ये 12 साल की थी तब से ये वेट उठा रही हैं। तो आपको याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये कहाँ रहती हैं, आंध्र प्रदेश में रहती हैं। जब ये 12 साल की थी तब से ये क्या कर रही हैं, वेट उठा रही हैं। ठीक है, इनके जो फादर थे वो पुलिस कांस्टेबल थे। इन्होंने शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kg, अभी इस समय वो कितना वजन उठा सकती हैं, तो 130 किलो का वजन वो उठा सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट्स कई सारे पॉइंट एक साथ दिए होंगे और आपको बताना होगा कौन कौन से इसमें से सही हैं और कौन सा गलत है। ठीक है, तो जब आपको सारे पॉइंट याद होंगे तभी आप इसे बता पाएंगे, इसलिए अच्छे से इसे याद कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। इनकी 4 बहनें हैं जो क्या करती हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग को प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये इनको लेकर के। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश में रहती हैं और ये 12 साल से वेट को उठा रही हैं। इसके अलावा ये आज 130 किलो तक का वेट उठा लेती हैं। इनके जो पिता हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल्स इन्होंने जीते हैं और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी क्या करती हैं, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सीटेट में कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मधुबनी की अगर हम बात करें तो मधुबनी क्या है, एक फोक आर्ट है। फोक आर्ट क्या होता है, एक लोक कला है। ठीक है, बिहार की, कहाँ की, बिहार की। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की एक लोक कला है। ठीक है, इसमें इसको कैसे बनाया जाता है, तो मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर इज मिक्स्ड। ठीक है, तो जो इसके कलर्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले चावल लिया जाता है, उसे पीस लिया जाता है और पीसने के बाद उसमें क्या किया जाता है, कलर्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, और कलर्स जो होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं अपने आप में। कैसे, इंडिगो जो नील होती है, नील की खेती होती थी, कब होती थी ये आपको बताना है कमेंट करके। इसके लिए चलाया गया सत्याग्रह कौन सा था वो भी आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो इंडिगो जो है उससे नीला कलर बनाया जाता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी से पीला कलर बनाया जाता है और जो डिफरेंट कलर्स और यूज़ किए जाते हैं वो फ्लावर से और पेड़ों से बनाए जाते हैं। जैसे अगर हरा कलर बनाना है पत्तों से बना लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑरेंज कलर बनाना है तो हो सकता है कोई ऑरेंज फ्लावर लिया और उससे को सुखा करके उसका कलर बना लिया। तो इस तरीके से कलर्स बनाए जाते हैं, तो ये अपने आप में एक स्पेशल चीज़ है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मधुबनी पेंटिंग शोज ह्यूमन बींग्स। जो मधुबनी पेंटिंग होती है इसमें ह्यूमन बींग्स दिखाए जाते हैं, एनिमल्स दिखाए जाते हैं, ट्रीज दिखाए जाते हैं, फ्लावर्स दिखाए जाते हैं, बर्ड्स दिखाई जाती हैं। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं ये ह्यूमंस बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फ्लावर्स बने हुए हैं, डिज़ाइंस बनी हुई हैं और छोटी छोटी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वेजिटेबल्स आर मेड फ्रॉम फिरोज़ा एंड नीलिमा फ्लावर्स इन यूपी। ठीक है, यूपी में क्या होता है, फिरोज़ा के और नीलिमा के फ्लावर से क्या बनाई जाती है, सब्जियां बनाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि यूपी में फिरोज़ा और नीलिमा के प्लांट से क्या बनाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वेजिटेबल्स ऑफ बनाना फ्लावर्स आर मेड इन केरला। जो केले के फूल होते हैं, ठीक है, उनके फूलों से सब्जी बनाई जाती है। कहाँ पर, केरला में, क्योंकि केरला में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है केलों का, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि केले के जो फूल होते हैं उनकी सब्जियाँ भी वहीं पर बनाई जाती हैं।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, पकौड़ा ऑफ सहजन फ्लावर्स आर मेड इन महाराष्ट्र। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। तो ये भी अपने आप में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं कि हमारे पास इतनी विविधता भरा देश है, ठीक है। अलग अलग जगह का जो खाना पीना है वो अलग है। हम अलग अलग जगहों पर जब जाते हैं तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है, नया कल्चर देखने को मिलता है, नई भाषाएं देखने को मिलती हैं, और यही क्या है, हमारी डाइवर्सिटी। और इसी में हम क्या देखते हैं, अपनी यूनिटी। तो यही क्या हो जाती है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अलग अलग होकर भी क्या हैं, एक हैं, और यही क्या है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैरीगोल्ड एंड ज़ेनिया फ्लावर्स, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, मधुबनी पेंटिंग की। उसमें हम देख रहे थे फ्लावर से क्या बनाए जाते हैं, कलर्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल का, और ज़ेनिया के फ्लावर से हम क्या करते हैं, कलर्स बनाते हैं, और क्लॉथ को डाई करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कपड़ों में रंग चढ़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मिक्स रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन इन इक्वल पार्ट। एक शीशी लीजिए, उसमें रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को आधा आधा करके मिला दीजिए, ठीक है। फिल दिस इन अ बॉटल, और एक बॉटल में भर दीजिए। एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और इसमें क्या करिए, लेमन की कुछ बूंदें इसमें मिला दीजिए, यानी नींबू की कुछ बूंदें इसमें गिरा दीजिए। एंड यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन विल नॉट क्रैक एंड ड्राई। और इसको क्या करिए, आप इस मिक्सचर को अपनी बॉडी पर लगाइए, आपकी बॉडी जो है उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और सूखी नहीं होगी। जो सर्दियों में होती है ना, हमारी त्वचा जो होती है सूख जाती है। तो आपको क्या करना है, एक बॉटल ले लेनी है, उसमें आधा ग्लिसरीन और आधा रोज़ वाटर रखना है। फिर उसमें आपको लेमन जूस की कुछ बूंदें मिला लेनी है, और फिर आपको पूरी बॉडी में लगा लेना है। आपकी बॉडी कभी भी ड्राई नहीं होगी और उसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कन्नौज इन यूपी इज़ नोन फॉर इत्र। जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज को किस लिए जाना जाता है, इत्र के लिए जाना जाता है। इसे इत्र नगरी कहा जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इत्र क्या होता है, इट इज़ अ प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर। जो हमारे फूल होते हैं उन फूल का प्योर एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इत्र बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसका ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो मैंने इसमें आपको बताया है वो आपको एज इट इज़ पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप इसको बिल्कुल ही अच्छे से तैयार करें, ठीक है। इसमें कोई हीला हवाली ना करें, आपको एक एक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप इस वीडियो को देख करके अपने पेपर से मिला लीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकें।